So guys, my name is Rakesh Jain and I have got 99.80 percentile in CMET 2023, and in CMET 2024 I had got 99.85, and in innovation and entrepreneurship I had got almost 100 percentile in both years. In this video we will cover all the previous year questions of innovation and entrepreneurship with detailed description एंड ऑल द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। आप ये समझ लीजिए कि आपका 90% ऑफ द सिलेबस यहीं कंप्लीट हो जाएगा। 2 से 3 आप मान लीजिए 3 से 4 सेशन कंडक्ट करूँगा मैं, और उसमें आपका लगभग सारे टॉपिक्स उसमें आपके क्लियर हो जाएंगे, सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। उसके बाद आपको रिवीजन करना पड़ेगा। देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे आपको ये समझ में आएगा कि आखिर सीमेट पूछता कैसे है। इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप एक, अगर आप फर्स्ट टाइम दे रहे सीमेट तो एकदम आपके लिए नया एक सब्जेक्ट होगा, लेकिन वेटेज आप देखेंगे तो क्वांट, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश के साथ इसका भी वेटेज उतना है, तो आपको इस पे भी उतना ही ध्यान देना पड़ेगा। हाँ, इसका जो सिलेबस है वो इतना लंबा नहीं है, आप आराम से अभी जो टाइम है 1 महीने से 1 महीना ऊपर कुछ दिन है तो आराम से कवर कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है या कर चुके हैं तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो टॉपिक्स है, जो थ्योरीज है, वही आपके जो है आप समझ लीजिए वही रिपीट होती है ज़्यादातर, उसी टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। लेकिन अगर आप कंसेप्ट समझ जाते, बेसिक चीज़ें जो है अगर आप समझ गए ना, तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी और आप आराम से इसमें 99 प्लस जो है स्कोर कर सकते हैं। 99 प्लस परसेंटाइल आराम से आप ला सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हर क्वेश्चन के बाद जो ऑप्शन सही है वो तो एक्सप्लेन करूंगा ही, उसके अलावा जो ऑप्शंस दे रखे हैं जो इनकरेक्ट है उसको भी एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि उन ऑप्शन से भी नेक्स्ट ईयर में क्वेश्चन आ सकता है। तो सारी चीज़ें हम यहाँ कवर करेंगे। तो सीमेट 2023 स्लॉट 1 से स्टार्ट करते हैं। पहले 23 के जो है क्वेश्चंस वो कवर करेंगे स्लॉट 1 के। तो क्वेश्चन नंबर 1, Dash means identifying and imitating the best in the world at specific task and function. A. Benchmarking. B. Outsourcing. C. Quality circle. D. Continuous improvement. क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि एक कंपनी है वो अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको आइडेंटिफाई कैसे करती है, उसको एक्सेस कैसे करती है। इसका जो राइट आंसर होगा गाइस वो होगा बेंचमार्किंग। इस बेंचमार्किंग का मतलब ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस जिसमें कि है एक कंपनी जो है वो अपनी परफॉर्मेंस इवेलुएट करती है, अपने प्रोडक्ट, अपना प्रोसेस, अपनी मार्केटिंग, जो भी इंटरनल या एक्सटर्नल जितनी भी प्रोसेस है कंपनीज में वो सारे इवेलुएट करना, जो उसी को बेंचमार्किंग कहते हैं, जिससे कि वो अपनी परफॉर्मेंस बूस्ट कर पाए, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ देख पाए, अपनी गैप्स जो है अपॉर्चुनिटीज़ गैप्स है उसको देख पाए, इसलिए उसी को हम बेंचमार्किंग कहते हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेंचमार्किंग। ये एक पहले भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुका है, तो बेंचमार्किंग आपको याद रखना है। आउटसोर्सिंग क्या होता है? सेकंड ऑप्शन है आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग का मतलब है कि जो कंपनी है वो बेस्ट से बेस्ट ह्यूमन रिसोर्स, बेस्ट गुड्स, जो उसकी रिक्वायरमेंट है, प्रोडक्ट और सर्विसेज जो आउटसोर्स करती है बाहर से, उसी को आउटसोर्स कहते हैं। क्वालिटी सर्कल एंड क्वालिटी सर्कल तो इसका कोई मतलब स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है, बस इन्होंने ऐसे डाल रखा है। कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, यानी कि कंपनी जो अपनी कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट करती जाती है इन द टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, उसी को हम कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट कहते हैं। ये तो एक बेसिक टर्म है जो आपको पता होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखिए एस्टिमेटिंग एंड फाइनेंसिंग फंड्स रिक्वायरमेंट स्कीम्स आर ऑफर्ड बाय, जो कंपनीज को फाइनेंशियली हेल्प करता है, फंड्स रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करता है या ऐसी स्कीम्स लाता है, कौन कौन लाता है वो आपको देखना है। देखिए ऑप्शन ए वेरियस कमर्शियल बैंक्स, बी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया IDBI, सी इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखिए
वेरियस कमर्शियल बैंक्स, देखिए बैंक्स जो होती है वो लोन्स प्रोवाइड करती है, फंड्स प्रोवाइड करती है, तो ये बिल्कुल आंसर सही है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया आईडीबीआई, अब आईडीबीआई जो है वो इसी चीज़ के लिए बनी हुई है जो कि एमएसएमई, जो स्मॉल एंड मीडियम माइक्रो स्कोपिक, जो एमएसएमई जो होती है माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज जो है एमएसएमई की हेल्प करती है। एमएसएमई मतलब माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज जो है, स्मॉल छोटी बड़ी जो इंडस्ट्रीज है उनको क्रेडिट प्रोवाइड करती है, उनको हेल्प करती है। तो आईडीबीआई बिल्कुल सही है, ये सही है, ये भी सही है। और इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया आईसीआईसीआई, आप जानते होंगे किसानों को क्रेडिट प्रोवाइड करती है और काफ़ी इंडस्ट्री को प्रोवाइड करती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी, ये भी इसी चीज़ के लिए है जो क्रेडिट प्रोवाइड करती है, फंड्स प्रोवाइड करती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है डायरेक्ट किसी को फंड प्रोवाइड नहीं करती है, रेदर देन वो बैंक्स से कनेक्ट होती है जो उसके नीचे सबऑर्डिनेट बैंक्स है, जैसे एग्जांपल के लिए एसबीआई, तो वो नीचे वाली बैंक से कनेक्ट होगी, ना कि डायरेक्ट कंज्यूमर या इंडस्ट्री से। तो ये बिल्कुल जो है गलत है। तो ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है। ऑप्शन जो होगा यहाँ पे ऑप्शन होगा डी, ऑप्शन होगा सी। ए बी सी डी इज ट्रू बट ई इज रॉन्ग, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एन इम्पोर्टेंट, तो क्वेश्चन थर्ड, an important area of concern for innovative entrepreneurs in financing of projects is raising the option A development capital, option B human capital, option C structured capital, option D seed capital। देखिए, कंसर्न फॉर इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स इन फाइनेंसिंग ऑफ प्रोजेक्ट। इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स क्या होता है, सबसे पहले ये समझिए। इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स जो कि मार्केट में एक न्यू प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च करता है अपने न्यू इनोवेटिव आइडियाज से और मार्केट को डिसरप्ट करता है अपने प्रोडक्ट से, तो इसी को हम एक इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर कहेंगे। एंटरप्रेन्योर भी बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे तरीके के होते हैं, जैसे इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर, ड्रोन एंटरप्रेन्योर, लाइफस्टाइल एंटरप्रेन्योर, बिजनेस एंटरप्रेन्योर, तो पोर्टफोलियो एंटरप्रेन्योर, ऐसे हम आगे बात करेंगे इसके बारे में। तो देखिए, जो इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स होता है उसके लिए जो प्रोजेक्ट्स के लिए वो फंड कहाँ से लाता है, डेवलपमेंट कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, स्ट्रक्चर्ड कैपिटल, सीड कैपिटल। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो सीड कैपिटल होगा। क्यों? देखिए, जो इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स होता है उसके पास पहले से ज़्यादा फाइनेंस नहीं होता। एंटरप्रेन्योर के लिए सबसे बड़ा कंसर्न ये होता है कि फाइनेंस रेज करना, सीड कैपिटल रेज। सीड कैपिटल सबसे पहले क्या होता है ये समझिए। सीड कैपिटल का मतलब ये है कि एंटरप्रेन्योर जो इनिशियली जो फंड रेज करता है फ्रॉम देयर फैमिली, देयर पर्सनल सेविंग, जो स्टार्टिंग में वो अपना जो उसके पास आइडिया है उसको रियल में चेंज करने के लिए और मार्केट में अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए एज अ प्रोटोटाइप उसको एक सीड कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि स्टार्टिंग में कोई बड़ी इंडस्ट्री या कोई बड़ा जो वेंचर है वो उसको फंड नहीं देगा। तो सबसे पहले उसको अपने पैसे से, उसके पास अगर सेविंग है, फैमिली फ्रेंड्स से लेके ही उसको फंड रेज करना पड़ेगा। तो ये उसका सबसे बड़ा कंसर्न रहता है, क्योंकि हर एंटरप्रेन्योर के पास अपनी पर्सनल सेविंग नहीं होती है, फैमिली या फ्रेंड्स हेल्प नहीं करते हैं, तो ये सबसे बड़ा कंसर्न है। तो राइट आंसर होगा डी, सीड कैपिटल, ठीक है। नाउ वी गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉलोइंग आर द स्टेज ऑफ डिजाइन थिंकिंग। A. Ideate, B. Test, C. Prototype, D. Empathize, D. E. Define। देखिए, डिज़ाइन थिंकिंग क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है, यानी कि अगर कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च होता है उससे पहले एक लंबा प्रोसेस होता है जो एक एंटरप्रेन्योर उसको फॉलो करता है। यानी कि सबसे पहले एंटरप्रेन्योर के पास आइडिया कहाँ से आता है, वो सबसे पहले मार्केट में अपॉर्चुनिटी देखता है कि कहाँ पे गैप है मार्केट में, उसको सबसे पहले वो देखेगा, उसको कहते हैं एम्पैथाइज, ठीक है। तो एम्पैथाइज सबसे पहले आएगा, ऑप्शन डी सबसे पहले आएगा। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी इजी हो गया, अगर आपको सबसे पहला पता है ना कि सबसे पहले क्या होता है, एम्पैथाइज होता है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन सारा सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि ऑप्शन एक ही है। देखिए ये सही हो गया, लेकिन मैं सारा एक्सप्लेन करूँगा, आप डोंट वरी। देखिए एम्पैथाइज, ठीक है,
एम्पैथाइज का मतलब है कि सबसे पहले अपॉर्चुनिटी या प्रॉब्लम देखना कि मार्केट में कहाँ पे गैप है, सबसे पहले यही देखा जाता है ना। तो एम्पैथाइज सबसे पहले होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा डिफाइन। फिर जो अपॉर्चुनिटीज़ या प्रॉब्लम उसने देखी, उसने डिफाइन की कि उस प्रॉब्लम को पहले उसने इवेलुएट किया कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, आखिर वो प्रॉब्लम है क्या, कहाँ पे मार्केट गैप है, उसको डिफाइन किया उसने। डिफाइन के बाद आइडिएट, यानी कि उसके बाद उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, किस तरह से उस अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाया जाए, किस तरह से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके एक इनोवेटिव आइडिया लाया जाए, तो उसी को हम आइडिएट कहते हैं। उसके बाद होगा सी, प्रोटोटाइप। आइडिया पर हमने काम किया, उस आइडिया को अब कैसे अमल में लाया जाए या टेंजिबल प्रोडक्ट और सर्विस तैयार करना। इतनी देर इससे पहले तो हमारे दिमाग में खाली था, आइडिया था, अब उस आइडिया को कन्वर्ट करना है प्रोटोटाइप में, यानी कि एक टेंजिबल प्रोडक्ट और सर्विसेज में, जिससे कि वो अपॉर्चुनिटी या प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। ठीक है, तो उस प्रोटोटाइप मार्केट में लॉन्च नहीं करेंगे, सबसे पहले उनके जो टीम मेंबर्स है या फिर उनके शेयर होल्डर्स है या छोटे बेस पे अगर कोई कस्टमर है तो उन पे वो ट्राई करेंगे। उसके बाद सबसे बाद में आएगा बी, टेस्ट। प्रोटोटाइप उन्होंने बना तो दिया, फिर उसको टेस्ट और इटरेट करेंगे। टेस्ट करेंगे कि जो प्रोडक्ट बनाया है उसमें कोई खामी नहीं है, वो मार्केट में कैसे लॉन्च किया जाए, वो एप्रोप्रिएट है या नहीं है, उसमें क्या खामियां हैं, और उसको फिर टेस्ट करके उसको इटरेट किया जाता है। इटरेट मतलब कोई खामी है तो उसको दूर करना है और उसको परफेक्ट बनाना है, तो उसको इटरेशन कहते हैं। ठीक है, तो उसको इटरेशन कहते हैं। जब तक प्रोडक्ट परफेक्ट ना हो जाए तब तक उसको इटरेट किया जाता है, यानी कि उसको सही किया जाता है, तो उसी को हम इटरेशन कहते हैं। इटरेशन भी एक बहुत अच्छा टर्म है जो कि पूछा जाता है। तो इसके साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेटमेंट, और यहाँ पे दी हुई है, हमें बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। तो स्टेटमेंट 1, family businesses are always interested to hand over the charge of their businesses to next generation। देखिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जैसे कि अगर हमारा कोई फैमिली बिजनेस है तो हम यही चाहेंगे कि हमारे नेक्स्ट वंशज जो है, हमारा बेटा या पोता, उसी के हाथ में हमारा बिजनेस जाए, तो ये बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट सेकंड है, most of the startups originate from the established family businesses। Guys, it's not necessary true that startup जो है वो established जो businesses है वहीं से निकलेगा। बहुत सारे startup जो है वो बिल्कुल एक फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर जो होता है वही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जो पहले से established एंटरप्रेन्योर है ना, वो स्टार्टअप नहीं करेगा। जो पहले से स्टेब्लिश बिजनेस है वो अपने बिजनेस जो पहले से है कन्वेंशनल बिजनेस उसको आगे बढ़ाएगा। एक नया स्टार्टअप स्टार्ट करने का वो बहुत कम सोचेगा। तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट है वो बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट सेकंड इज़ इनकरेक्ट। तो इसका होना चाहिए स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज़ करेक्ट। ये आई थिंक थोड़ा ऑप्शन में गलत है, बट ये होना चाहिए यहाँ पे स्टेटमेंट सेकंड इज़ इनकरेक्ट होगा। ठीक है, फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फॉलोइंग आर द कन्वेंशनल स्टेजेस ऑफ स्टार्टअप फंडिंग। देखो, अगर कोई स्टार्टअप आप स्टार्ट कर रहे हो तो उसके लिए फंड चाहिए। फंड आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक किस तरह से आप अपनी एंटरप्राइज या अपने फर्म को फंडिंग दिलाते हो, तो कौन कौन सी फंडिंग के स्टेजेस है उसको आपको बताना है। ऑप्शन ए, इनिशियल पब्लिक ऑफर IPO, B, procurement of mezzanine financing, C, venture capital funding, D, angel investor financing, E, seed capital acquisition। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको पहले बताया था कि सीड कैपिटल क्या होता है। सीड कैपिटल यानी कि सबसे पहले जब एंटरप्रेन्योर अपने आइडिया को प्रैक्टिकली जब करने के लिए, या सबसे पहले जो अपना प्रोटोटाइप उसे बनाना होता है, उसके लिए वो अपनी सबसे पहले फंडिंग कहाँ से लाएगा। अगर आप कोई स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हो, आप डायरेक्ट किसी
कैपिटल फंडिंग यानी कि सबसे पहले जो हम अपनी तरफ से फंड रेज करते हैं अपनी पर्सनल सेविंग से या फैमिली से, फ्रेंड से, उसको हम सीड कैपिटल एक्विजिशन कहते हैं। तो सबसे पहले हम जो है सीड कैपिटल एक्विजिशन करेंगे। तो ऑप्शन ई जो होगा वो सबसे पहले आएगा। देखिए, अगर आपको क्वेश्चन में थोड़ा भी अगर आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, अगर आपको थोड़ा सा भी पता है ना क्वेश्चन के बारे में, तो आप ऑप्शन आराम से एलिमिनेट कर पाएंगे। क्योंकि अगर आपको पता है कि सीड कैपिटल अगर सबसे पहले सीड कैपिटल रेज किया जाता है, इतना भी पता है, तो आप देखिए ऑप्शन ए की है जहाँ पे ई सबसे पहले होता है। तो ये ऑप्शन क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं है, वो आपकी पूरी नॉलेज पूछना ही नहीं चाहते, वो कर सकते हैं। तो सीड तो मैं पूरा एक्सप्लेन कर लेता हूँ बाय द वे, क्योंकि ये सारे टर्म्स इम्पोर्टेंट है, सारी फंडिंग्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो बताने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सीड कैपिटल आपको पता चल गया। उसके बाद होगा एंजल इन्वेस्टर फाइनेंसिंग। एंजल इन्वेस्टर फाइनेंसिंग क्या होता है? जब आप कैपिटल अपना रेज करते हैं, अपना आइडिया प्रोटोटाइप बना लेते हैं, उसके बाद आपको जब प्रोडक्ट लॉन्च करना होता है ना, प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए आपको एक अच्छे खासे फंड की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि एक एंजल इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो आपको प्रोवाइड करते हैं। अब एंजल इन्वेस्टर कोई भी हो सकते हैं। एंजल इन्वेस्टर्स कोई फर्म नहीं होती है, ये इंडिविजुअल पीपल्स होते हैं जो कि ये नए स्टार्टअप्स को फंड प्रोवाइड करते हैं इन द लेवरेज ऑफ इक्विटी। वो आपसे आपके फर्म की इक्विटी ले सकते हैं कुछ परसेंटेज में। आपने वो स्टॉक अपना क्या नाम है उसका, साग इंडिया में देखा होगा, जब स्टार्टअप्स फंडिंग लेने आते हैं साग से, तो वो उसके बदले क्या देके जाते हैं? इक्विटी देके जाते हैं, 5%, 2%, 10%, उसके बदले वो फंड लेके जाते हैं। तो वही जो है वो एंजल इन्वेस्टर्स है जो कि फंड प्रोवाइड करते हैं इक्विटी के बदले, या डेप्ट भी दे सकते हैं आपको, उधारी दे सकते हैं आपको ब्याज पे, इंटरेस्ट पे। तो वही ये जो एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं। इसके बाद जब आपको अपना प्रोडक्ट स्केल अप करना होता है, यानी कि प्रोडक्ट आपने लॉन्च कर दिया, मार्केट में चल गया, प्रोडक्ट लॉन्च होने के बाद उसको स्केल अप करना है। अभी प्रोडक्ट को क्या करना है? स्केल अप, यानी कि अब प्रोडक्ट अच्छी तरह से लॉन्च हो चुका है, अब आपको मार्केट में स्केल अप करना है और ज़्यादा मार्केट को एक्विजिशन करना है। उसके लिए आपको और फंडिंग की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तब आप एक बड़े फर्म के पास जाएंगे। ये एंजल इन्वेस्टर्स या सीड कैपिटल से आपका काम नहीं चलेगा। आपको बड़ी फंडिंग के लिए बड़े वेंचर के पास जाना पड़ता है, जिसको वेंचर कैपिटल फंडिंग कहते हैं, वीसीज भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ये एक फॉर्मल फर्म्स होती है, इंटरप्राइजेज होती है, जो कि स्पेसिफिकली इन्वेस्ट करती है कंपनीज में, स्टार्टअप्स में, या फंडिंग प्रोवाइड करती है इक्विटी के बदले या डेप्ट के बदले। तो ये वेंचर कैपिटल फंडिंग कहलाती है। जो मेंट ऑफ मेज़नीन फाइनेंसिंग, यानी कि आपका प्रोडक्ट अब लॉन्च हो चुका है, उसके बाद भी अगर आपको फंड की रिक्वायरमेंट होती है इन द टर्म्स ऑफ इमरजेंसी, या फिर किसी तरीके से आपको फंड की उसके बाद भी रिक्वायरमेंट होती है, तो प्रोक्योरमेंट ऑफ मेज़नीन फाइनेंसिंग, यानी कि आप एक हाई इंटरेस्ट रेट पे जब डेब्ट पे इमरजेंसी फंड उठाते हो, उसको ये कहते हैं प्रोक्योरमेंट ऑफ मेज़नीन फाइनेंसिंग। उसके बाद एंड में आप देखते होंगे क्या करती है कंपनी, जब बहुत बड़ी कंपनी बन जाती है तब वो आईपीओ लॉन्च कर देती है। यानी कि अब वो पब्लिक अपनी जो प्राइवेट कंपनी से एक पब्लिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, अपने आईपीओ लॉन्च कर देती है। आपने सुना होगा कि इस कंपनी ने अपना आईपीओ लॉन्च कर दिया, फिर आप उसके शेयर खरीदते हो। अगर आप शेयर मार्केट अगर जानते हो थोड़ा बहुत, तो वो कंपनी आईपीओ लास्ट में लॉन्च करती है, जिससे कि अपनी जो इक्विटी है वो शेयर होल्डर्स में, या फिर उनके जो शेयर्स खरीदते हैं उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। यानी कि वो पब्लिक कंपनी हो गई अब। तो लास्ट में जो होती है वो इनिशियल पब्लिक ऑफर होता है, यानी कि आईपीओ होता है। तो इस टाइप से फंडिंग्स होती है। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस,
an innovation taken by Atal Initiative Mission with purpose to encourage curiosity and innovation in young talent is। देखिए, अटल इनोवेशन मिशन एक बहुत इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है जो कि आपको समझना होगा। हर साल एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप ज़रूर देखिएगा। इसकी एक ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट भी है जहाँ से आप इसके बारे में हर जानकारी ले सकते हैं। अटल इनिशिएटिव मिशन क्या है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को कर लेते हैं हम, फिर अटल इनिशिएटिव मिशन समझेंगे। तो इसका जो आंसर होगा ना वो होगा अटल टिंकरिंग लैब। तो ये अटल टिंकरिंग लैब जो गवर्नमेंट हर स्कूल में नहीं, बहुत सारी सेंट्रल जो स्कूल्स है वहाँ पे अटल टिंकरिंग लैब सरकार ने खोल ले है, जैसे कि जो यंग माइंड से बच्चे हैं 6ठी से 12वीं तक के, उनके अंदर एक इनोवेटिव माइंडसेट क्रिएट हो जिससे कि वो नए आइडियाज़ मार्केट में लॉन्च कर सके। अटल इनोवेशन मिशन कब लॉन्च हुआ था? अटल इनोवेशन मिशन लॉन्च हुआ था 2016 में। किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग पता होगा आपको नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जो कि जिसके चेयरमैन जो होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, यानी कि हमारे श्री नरेंद्र मोदी इनके प्राइम मिनिस्टर जो है वो चेयरमैन है। और अटल इनोवेशन मिशन का सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमी को बूस्ट करना, न्यू इनोवेटिव आइडियाज़ को फॉस्टर करना, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना नए एंटरप्रेन्योर को। अगर नए एंटरप्रेन्योर है जिनके पास अपॉर्चुनिटी, जिनके पास आइडिया तो है बट उसको उस आइडिया को प्रैक्टिकली परफॉर्म करने के लिए उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है, फंड नहीं है, उनके पास जो है वो नेटवर्क नहीं है, तो इन सब चीज़ों के लिए अटल इनोवेशन मिशन 2016 में लॉन्च किया गया था नीति आयोग के द्वारा। तो अटल इनोवेशन मिशन जो है नए एंटरप्रेन्योर्स को अपॉर्चुनिटी और प्लेटफॉर्म और फंड प्रोवाइड करती है, जिससे कि नए एंटरप्रेन्योर्स अपने आइडिया को सेप दे सके और उसको मार्केट में लॉन्च कर सके। ठीक है, तो ये है अटल इनोवेशन मिशन और इसके नीचे बहुत सारी इनिशिएटिव्स स्टार्ट की गई है, इसमें से अटल टिंकरिंग लैब एक है। अटल टिंकरिंग लैब आप समझ सकते हैं कि ये स्कूल्स में, मैंने आपको पहले भी बताया कि स्कूल्स में लेबोरेटरी सेटअप की जाती है, जिससे कि जो यंग माइंड्स है, जो बच्चे हैं, वो अपना माइंडसेट उस जिनके पास आइडिया है उसको वो इनोवेट कर सके, उसको प्रैक्टिकली कर सके। सेकंड यहाँ पे एक है अटल इंक्यूबेशन सेंटर भी बनाए जाते हैं, जो कि यूनिवर्सिटीज़ में, जैसे कि बड़ी बड़ी, जैसे आप IIM जो है वहाँ पे बड़ी बड़ी और यूनिवर्सिटीज़ है, उसके अलावा कॉरपोरेशंस जो बड़ी बड़ी है वहाँ पे अटल इंक्यूबेशन सेंटर सेटअप किए जाते हैं, जिससे कि जो एंटरप्रेन्योर है वहाँ पे उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है जहाँ पे वो अपना इनोवेटिव आइडियाज़ को सेप दे सके, और वहाँ पे उनको जो है मेंटरशिप भी दी जाती है, प्लेटफॉर्म दिया जाता है। अगर उनके पास फंड नहीं है तो फंड भी प्रोवाइड किया जाता है, ये सारी चीज़ें वहाँ प्रोवाइड की जाती है। तो इनक्यूबेटर्स का मतलब यही है, इनक्यूबेटर्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप एंटरप्रेन्योर है तो इनक्यूबेटर्स जो है वो आपकी हेल्प करते हैं। आप अगर इनक्यूबेटर्स आपको हेल्प करेंगे आपके प्रोडक्ट लॉन्चिंग में, इनिशियल स्टेज जो रहती है एंटरप्रेन्योर की, जो एंटरप्राइज की, उसमें इनक्यूबेटर्स हेल्प किया करते हैं। तो इनक्यूबेटर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है, आपको याद रखना है। इसके अलावा अटल न्यू इंडिया चैलेंजेस एनिक है, अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर्स है, इस तरह से बहुत सारे इनिशिएटिव्स है जिसको आपको 4-5 इनिशिएटिव्स है जिसको आपको अपने दिमाग में रखना है, ये पूछी जा सकती है। तो इनमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा, अटल इनोवेशन मिशन में से एक क्वेश्चन आपको ज़रूर पूछा जाएगा। तो ये जो टॉपिक है आप कवर कर लेना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, इतनी देर में आपने बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली, बहुत सारी चीज़ें नई सीखी है, तो यही चीज़ें आने वाली, कुछ डिफरेंट नहीं आएगा। ये सारी चीज़ें आपको रिवीजन करना है, यही सारी चीज़ें पढ़नी है, इससे रिलेटेड चीज़ें पढ़नी है। आराम से आप कवर कर लेंगे और आराम से आप इसमें स्कोर कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेसेंट एंटरप्रेन्योर इज़ अ पर्सन। नेसेंट एंटरप्रेन्योर क्या होता है? नेसेंट, मैंने बताया आपको एंटरप्रेन्योर बहुत प्रकार के होते हैं। मैंने जो आपको बताया टोल एंटरप्रेन्योर, ये इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर, बिजनेस एंटरप्रेन्योर, लाइफस्टाइल एंटरप्रेन्योर, उसी हिसाब से नेसेंट एंटरप्रेन्योर भी होता है। नेसेंट का मतलब क्या होता है? नया,
ठीक है, नया, ठीक है। हु मेक्स, ठीक, ऑप्शन क्या है, हु मेक्स अ कंपनी। बी, हु इज़ द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस। तो देखिए, हु इज़ इन द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस। नेसेंट का मतलब ये जो नया स्टार्ट करता है, तो ये ऑप्शन सही हो सकता है। देखिए सही है बिल्कुल। और ये बाकी वाले पढ़ लो भले आप। हु इज़ इन द फर्स्ट इन द फैमिली टू स्टार्ट एन इंडस्ट्री विद इनोवेटिव आइडिया एंड स्किल्स, ये कोई रेलेवेंट नहीं है इसमें। हु इज़ इन द फर्स्ट इन द फैमिली टू कंप्लीट अ कोर्स इन द एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट, तो ये इररेलेवेंट है, कोई मतलब नहीं है। तो नेसेंट एंटरप्रेन्योर जो कि नया बिजनेस सेटअप करने के बाद प्रोसेस में होता है, उसी को नेसेंट एंटरप्रेन्योर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। द गोल्स शुड बी डैश फॉर द सक्सेस ऑफ बिजनेस प्लान। ऑप्शन ए जनरलाइज्ड, ऑप्शन बी स्पेसिफिक, ऑप्शन सी लिमिटलेस, ऑप्शन डी इमेजनरी। देखिए आपको कोई भी अगर आपने गोल सोच रखा है, देखिए अगर आपने कोई भी गोल सोच रखा है तो वो क्या होना चाहिए, जनरलाइज्ड होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए अगर उसमें आपको सक्सेस प्राप्त करनी है। डेफिनेटली स्पेसिफिक होना चाहिए। अगर आप अपने गोल में स्पेसिफिक नहीं है, सर्टेन नहीं है, तो आप उसमें सक्सेस कैसे पाएंगे। तो ये तो जनरलाइज्ड है, मतलब जनरल क्वेश्चन है, तो ये तो आप अगर नहीं पढ़ के जाएंगे तो भी आप आराम से बता सकते हैं कि आपका गोल्स जो है वो भले बिजनेस प्लान हो या कोई और भी प्लान हो, तो गोल्स शुड बी स्पेसिफिक, ठीक है ना। ये नॉर्मल क्वेश्चन है तो आप ये तो कर लेंगे ऐसा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग आर द रीजंस फॉर द फेलियर ऑफ एंटरप्रेन्योर वेंचर। एंटरप्रेन्योर वेंचर के फेल होने के क्या रीज़न है। ए, लैक ऑफ मार्केट रिसर्च, बिल्कुल सही है। अगर आपने पूरी मार्केट रिसर्च नहीं की है तो आपका जो आइडिया है वो फेल हो जाएगा। ए बिल्कुल सही है। बी, पुअर फाइनेंशियल कंट्रोल, अगर आपने फाइनेंशियल कंट्रोल अच्छी तरीके से नहीं किया, पैसे कहीं भी उड़ा दिए, तो आप फिर आपका फेल हो जाएगा आइडिया, क्योंकि बिना पैसे के सबसे इम्पोर्टेंट तो फाइनेंस ही है। फाइनेंस अगर आप हैंडल नहीं कर पाओगे तो आप फेल हो जाएंगे। बी भी सही है। पुअर मैनेजमेंट, बिल्कुल अगर मैनेजमेंट भी पुअर है तो बिल्कुल फेल हो जाएगा। डी, जेंडर ऑफ द एंटरप्रेन्योर, ये तो बिल्कुल इररेलेवेंट है। कास्ट ऑफ एन एंटरप्रेन्योर इररेलेवेंट है, कास्ट और जेंडर यहाँ पे कोई काम नहीं करेगा। तो ए, बी एंड सी बिल्कुल सही है। ये तीनों रीज़न है जिससे कि आपका आइडिया फेल हो सकता है, आपका एंटरप्रेन्योर वेंचर जो है वो फेल हो सकता है। तो ए, बी, सी आर करेक्ट रीज़न फॉर द फेलियर ऑफ द एंटरप्रेन्योर वेंचर, तो आंसर सी इज़ बिल्कुल करेक्ट। ओके, नेक्स्ट गो टू नेक्स्ट। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स आर रिलेटेड टू विच एंटरप्रेन्योर। देखिए अब जैसे कि अगर आप एक दुकानदार हैं तो आप क्या करते हैं, सामान खरीदते हैं होलसेलर से और सामान आगे बेचते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, ट्रेडिंग। अगर आप सामान आगे से लेके आ रहे हैं, आगे बेच रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो आप क्या है, एक ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर है, समझ गए। उसके अलावा नोविस एंटरप्रेन्योर क्या होता है, जैसे हमने अभी समझा नेसेंट एंटरप्रेन्योर, उसी हिसाब से नोविस एंटरप्रेन्योर जो कि एक नया वेंचर स्टार्ट करता है, नई फर्म स्टार्ट करता है, उसी को नया नोविस एंटरप्रेन्योर कहते हैं। पोर्टफोलियो एंटरप्रेन्योर, पोर्टफोलियो क्या होता है, पोर्टफोलियो यानी कि बहुत सारे, अगर आप एक एंटरप्रेन्योर है, बहुत सारे बिजनेस हैंडल कर रहे हैं, जैसे कि अगर आप एडटेक में भी है, आप फिनटेक में भी है, तो आप एक पोर्टफोलियो एंटरप्रेन्योर है। तो पोर्टफोलियो का मतलब बहुत सारी चीज़ें आप एक साथ कर रहे हैं, उसी को हम पोर्टफोलियो एंटरप्रेन्योर कहते हैं, ठीक है। और ड्रोन एंटरप्रेन्योर यानी कि अगर आप एक इनोवेटिव आइडिया नहीं लेके आ रहे, पुराने जो भी आइडियाज़ है उसी को फॉलो करके आगे अपना धंधा बढ़ा रहे, तो उसी को ड्रोन एंटरप्रेन्योर कहते हैं। जैसे कि आप एक किराने की दुकान खोल रहे हैं, ठीक है। अब किराने की दुकान खोल रहे तो इसमें कोई नया आइडिया नहीं है, किराने की दुकान पहले से हज़ारों हैं, तो आप एक कोई इनोवेटिव आइडिया नहीं लेके आ रहे, तो उसी को हम ड्रोन एंटरप्रेन्योर कहते हैं, ठीक है। तो क्लियर है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट फिर वही असर्शन एंड रीज़न। असर्शन एंड रीज़न आपको पता होगा। असर्शन एक डेफिनेशन एक दिया होगा आपको सेंटेंस, फिर रीज़न आपको पढ़ना है कि वो जो असर्शन दिया हुआ है उसका रीज़न क्या यही है या वो नहीं है, रेलेवेंट है या नहीं, ठीक है।
तो एसर्शन पहले पढ़ते हैं। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, IDBI, हमने पहले भी देखा IDBI क्या है। IDBI कैटर्स द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ बडिंग इंडस्ट्रीज, बिल्कुल सही है, मैंने बताया MSME जो माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज है उसको ये IDBI हेल्प करती है। तो एसर्शन ए बिल्कुल सही है। अब रीज़न पढ़ते हैं। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न ऑफ बिजनेस फेलर इन एंटरप्रेन्योरशिप एंड देयर इज़ नीड टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू देम, बिल्कुल सही है। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट सबसे बड़ा प्रॉब्लम है एंटरप्रेन्योर का। आपके पास आइडिया तो है लेकिन ये नहीं है, पैसे नहीं है। पैसे के बिना आप अपना आइडिया को कैसे आप परफॉर्म करोगे, ठीक है। तो रीज़न बिल्कुल सही है। अब तो एसर्शन एंड रीज़न दोनों सही है और एसर्शन का रीज़न भी बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका आंसर क्या होगा? बोथ A एंड R करेक्ट एंड R इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट, डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन थ्योरी इज एसोसिएटेड विथ। डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन थ्योरी एक थ्योरिस्ट, डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन थ्योरी किसने दी थी? पीटर ड्रकर, शुम्पीटर, एवरेट रोगर्स, फ्रेडरिक टेलर। डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन थ्योरी जो थी वो दी थी एवरेट रोगर्स ने, ठीक है। ये आपको याद रख लेना है, अब ये आपको रखना ही पड़ेगा, ठीक है। डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन थ्योरी क्या होता है पहले ये समझिए। डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन थ्योरी क्या होता है ये समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। Diffusion of innovation is the process by which new ideas, technologies, products or services spread and are adopted by the individuals, groups or organization within an social system। यानी कि अगर आप कोई इनोवेटिव आइडिया लाते हैं उसको आप कैसे मार्केट में लॉन्च करेंगे, कैसे डिफ्यूज करेंगे, कैसे आप अपनी जो टारगेट ऑडियंस है, टारगेट मार्केट है वहाँ तक पहुँचेंगे, उसी को हम डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन थ्योरी कहते हैं। डिफ्यूजन की बहुत सारी स्टेजेस होती है, यानी कि कोई प्रोडक्ट आप लॉन्च करते हैं, जैसे आपने मान लो एक मोबाइल लॉन्च किया तो उसमें भी बहुत सारी अडोप्टर कैटेगरीज होती है जो कि आपके प्रोडक्ट को अडॉप्ट करेगी। अब ये 5 ऐसी कैटेगरीज होती है। सबसे पहले इनोवेटर्स, फिर अर्ली अडॉप्टर्स, फिर अर्ली मेजॉरिटी, फिर लेट मेजॉरिटी, फिर लेगार्ड्स। ये 5 कैटेगरीज होती है जो कि आपके प्रोडक्ट को अडॉप्ट करती है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या आपको डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके 5 कैटेगरीज आपको याद रखनी है। इनोवेटर्स वो होते हैं जो कि आपके जो सबसे पहले अपने रिस्क पे प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं। अर्ली अडॉप्टर्स वो होते हैं जो कि सबसे पहले प्रोडक्ट को यूज़ करना चाहते हैं मार्केट में स्प्रेड होने से पहले। फिर आते हैं अर्ली मेजॉरिटी, जिनके पास मतलब जो एकदम से प्रोडक्ट अडॉप्ट नहीं करते हैं, पहले वो जांचते हैं कि प्रोडक्ट कैसा है, प्रोडक्ट की पहले रिव्यू लेते हैं, उसके बाद जो है प्रोडक्ट ख़रीदना चाहते हैं, फिर वो ख़रीदते हैं। फिर लेट मेजॉरिटी वो जो स्केप्टिकल होते हैं, जो कि मतलब प्रोडक्ट की पूरी जानकारी लेने के बाद, प्रोडक्ट पूरा स्प्रेड होने के बाद ही खरीदेंगे। और उस सबसे लास्ट में आएंगे लेगार्ड यानी कि जैसे कि मोबाइल, वो लोग जो कि अब वो प्रोडक्ट के अलावा दुनिया में और कोई प्रोडक्ट है ही नहीं, अब उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा है, अब उनको वो चीज़ लेनी ही पड़ेगी। जैसे फॉर द एग्जांपल कोरोना वैक्सीन, अब अगर आप कितना भी चाहे कि मुझे नहीं लेनी है, लेकिन आपको लेनी ही पड़ेगी, यही लास्ट ऑप्शन है अगर आपको ज़िंदा रहना है, ठीक है। उसको लेगार्ड कहते हैं। अब ये प्रोडक्ट लेना ही पड़ेगा, इसके बिना नहीं चलेगा, तभी लेंगे आप, उसको लेगार्ड कहते हैं, जो कि सबसे लास्ट में आते हैं। कि ये 5 अडॉप्टर्स होते हैं जिसको आपको याद रखना है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी असर्शन रीज़न है, फिर से असर्शन ए दिया हुआ है। AICTE, UGC, नीति आयोग एंड कमर्शियल बैंक्स आर कमिंग अप विथ मैनी ऑफरिंग टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप। नीति आयोग, UGC, AICTE बिल्कुल सही है। नीति आयोग मैंने अभी बताया, उन्होंने AIM अटल इनोवेशन मिशन लॉन्च किया था। और AICTE आई थिंक ये ऑल इंडिया कमर्शियल ऐसा कुछ था, मुझे याद नहीं आ रहा है, बट AICTE और UGC दोनों हेल्प करते हैं और नीति आयोग तो हेल्प करता ही है। तो असर्शन बिल्कुल सही है, ये जो है एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करते हैं, ठीक है। रीज़न, गवर्नमेंट वांट्स टू डेवलप प्रो एंटरप्रेन्योरशिप एंड सपोर्टिंग एनवायरनमेंट इन द कंट्री। रीज़न बिल्कुल सही है। असर्शन ए का रीज़न ही गवर्नमेंट असर्शन का ही रीज़न दिया हुआ है कि ये सारी तीनों जो है गवर्नमेंट
अथॉरिटीज़ ही है, नीति आयोग, यूजीसी एंड AICTE। तो ये तीनों क्या कर रही है? ये तीनों यही कर रही है कि एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करिए। उसका रीज़न दिया हुआ है, गवर्नमेंट वांट्स टू डेवलप प्रो एंटरप्रेन्योरशिप एंड सपोर्टिंग एनवायरनमेंट इन द कंट्री। तो बिल्कुल दोनों सही है और उसका एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, द टर्म एंटरप्रेन्योर हैज़ बीन फ्रॉम, एंटरप्रेन्योर टर्म कहाँ से आई है? इंग्लिश वर्ब, ग्रीक वर्ब, इटालिक वर्ब, फ्रेंच वर्ब। आंसर इज फ्रेंच वर्ब। एंटरप्रेन्योर जो है वो फ्रेंच वर्ड है, फ्रेंच लैंग्वेज है, वहाँ से आया है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन प्रोजेक्ट अप्रूवल आर एज फॉलोज। प्रोजेक्ट अप्रूवल के लिए स्टेप्स जो होते हैं वो आपको यहाँ पे देखने हैं। ए, कैरिंग आउट अ डिटेल प्रोजेक्ट एनालिसिस। बी, डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटोटाइप फॉर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट। सी, जनरेटिंग अ बिजनेस आइडिया। देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा अटपटा है, ठीक है। हो सकता है आप ऐसा ये क्वेश्चन नहीं पढ़ के जाएंगे, बहुत ज़्यादा थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया कि प्रोजेक्ट अप्रूवल के कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व है, ये शायद आप ना पढ़ के जाएं। लेकिन आप ऑप्शंस देख के जो है ना वो पहचान सकते हैं कि क्या हो सकता है। देखिए, अब देखिए, जनरेटिंग अ बिजनेस आइडिया, ये हो सकता है क्योंकि आइडिया सबसे पहले जनरेट होता है, उसके बाद बाकी चीज़ें बाद में। सबसे पहले तो आइडिया जनरेट होता है, मैंने आपको पहले ही बताया। तो सी सबसे पहले है। तो देखिए, अब आप देखेंगे, देखिए ऑप्शन में भी सी जो है वो एक में ही है जो सबसे पहले आ रहा है, और कुछ है ही नहीं। समझ रहे आप? तो क्वेश्चन इतना हार्ड होता नहीं है, अगर आप ऑप्शन से एलिमिनेट कर पाओगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। अब देखिए, बिल्कुल सही है। देखिए, क्योंकि देखिए सी सबसे पहले आएगा क्योंकि जनरेट आइडिया ही सबसे पहले जनरेट होता है। उसके बाद डी होगा, परफॉर्मिंग ए प्रोजेक्ट स्पेसिफिक फैक्टर एनालिसिस। ई होगा उसके बाद कंडक्टिंग ए फ्री फिजिबिलिटी एनालिसिस। तो ये आप एक बार पढ़ सकते हैं, बाकी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और क्योंकि आपको ऑप्शन एलिमिनेट अगर करना आ गया तो ऐसे क्वेश्चन भी आप बिना छोड़े कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, दो स्टेटमेंट दी हुई है, आपको बताना है वो कौन कौन सी करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 है, वेंचर कैपिटल फर्म्स आर यूजुअली ऑर्गेनाइज्ड एज लिमिटेड पार्टनरशिप। ठीक है, अब ये टर्म्स आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन होती है। अगर बिजनेस आप कर रहे हैं तो आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं। एक होती है प्रोप्राइटरशिप, यानी कि आप अपनी दुकान के खुद ही मालिक है, अपने फार्म के खुद ही मालिक है। दूसरा होता है लिमिटेड पार्टनरशिप, दूसरा होता है पार्टनरशिप में, यानी कि आप भी है, आपका पार्टनर भी है, आप 50-50 है या फिर 3 पार्टनर है तो 33% है, तो पार्टनरशिप फॉर्म हो गया। तीसरा होगा आपकी फैमिली बिजनेस, और चौथा हो गया आपकी लिमिटेड लायबिलिटी फॉर्म। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप यानी कि फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ, अगर आपने स्टार्क इंडिया देखा होगा तो उसमें जो आप इक्विटी लेते हैं, जो वो शार्क्स बैठे होते हैं सामने, और जब स्टार्टअप वाला आता है वो बंदा जब इक्विटी देके जाता है 10%, यानी कि अब वो कंपनी में 10% हिस्सा आपका है, ठीक है, 10% मालिक आप है उस कंपनी में। लेकिन आपकी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, यानी कि अगर मान ले वो पूरी कंपनी डूब जाती है, ठीक है, वो पूरी कंपनी अगर डूब गई, उसकी जितनी भी लायबिलिटी है, उसके पास जितनी भी एसेट्स है वो सारे डूब गए, तो अगर आपने डेप्ट ले रखा है उस स्टार्टअप्स ने, तो अगर आप जो उसको इक्विटी आपने ले रखी है ना 10%, आपके ऊपर कोई भी लायबिलिटी नहीं है। आप 10% हिस्सा आपके पास ज़रूर था, लेकिन अब आप उसके लिए बिल्कुल लायबल नहीं है कि अगर आपको वहाँ उसका अगर उसने और भी डेप्ट ले रखा होगा तो आपको चुकाना होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपके पास लिमिटेड लायबिलिटी होगी, बाकी आपके ऊपर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी उस कंपनी की। समझ रहे आप? आपसे वेंचर कैपिटल जो फर्म होती है वो आपको फंड प्रोवाइड करती है इक्विटी के बदले। मान लो उसने 50% इक्विटी ले ली, यानी कि आधी कंपनी पे उसने अपना मालिकाना कब्जा कर दिया, 50% ले लिया। उसके बाद भी
उसके बाद भी वो लिमिटेड लायबिलिटी में रहेगी। अगर आपकी कंपनी पूरी डूब जाती है, कर्जे में चली जाती है, तो ये वेंचर कैपिटल फर्म जो है वो उसके लिए जिम्मेदारी नहीं लेगी और आपके कर्जे को या आपके घाटे को वो नहीं चुकाएगी। अगर डूब भी जाती है तो उसके लिए आप ही लायबल रहेंगे, ये कंपनी नहीं रहेगी। तो उसी को हम लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कहते हैं। समझे आप? अगर नहीं समझे तो एक बार गूगल कर लेना और अच्छी तरीके से समझ जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद इसके अलावा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, तो ये वेंचर कैपिटल फर्म्स आर यूजुअली ऑर्गेनाइज लिमिटेड पार्टनरशिप, बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट सेकंड, वेंचर कैपिटलिस्ट इज अ मनी मैनेजर हु इज इन्वॉल्व इन मेकिंग रिस्क इन्वेस्टमेंट फ्रॉम इक्विटी, बिल्कुल सही है। अब ये वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं वो स्टार्टअप्स को फंड देते हैं। अब उनको नहीं पता है कि वो स्टार्टअप जो है वो वर्क करेगा, प्रॉफिटेबल होगा या मार्केट में लॉन्च होगा या आगे तक चलेगा, फेल भी हो सकता है। तो वो रिस्क लेता है अपने इन्वेस्टमेंट, वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उस पर रिस्क ले रहा है ना, तो बिल्कुल ये सही है। कैपिटल विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ गेनिंग बेटर रिटर्न्स, अगर चल गई तो उसको भी प्रॉफिट होगा क्योंकि उसने इक्विटी ले रखी है, 20% 30% उसने इक्विटी ले रखी है। स्टार्टअप्स को फ़ायदा होगा तो इसको भी फ़ायदा होगा, स्टार्टअप्स घाटे में गया तो इसको भी घाटा होगा, सीधी सी बात है। तो ये रिस्क ले रहा है ना, तो स्टेटमेंट 1 2 दोनों सही है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। स्टेटमेंट 1, ये फिर स्टेटमेंट का क्वेश्चन आ गया। अर्बनाइजेशन अराउंड द वर्ल्ड इज एन अपॉर्चुनिटी टू इनोवेट। अर्बनाइजेशन अराउंड द वर्ल्ड इज एन अपॉर्चुनिटी टू इनोवेट, बिल्कुल सही है। आप देखेंगे जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप्स इनोवेशन कहाँ पे होते हैं, जहाँ पे अर्बनाइजेशन है, जहाँ पे बड़ी बड़ी सिटीज़ है, वहाँ पे इनोवेशन का अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा रहती है, तो इनोवेशन वहाँ पे ज़्यादा होगा, सीधी सी बात है। तो स्टेटमेंट 1 सही है। स्टेटमेंट सेकंड, अर्बनाइजेशन अराउंड द वर्ल्ड इज़ एन इश्यू बिकॉज ऑफ द ओवर पॉपुलेशन, ये भी सही है। जितना ज़्यादा शहरीकरण होता है, जितना ज़्यादा अर्बनाइजेशन होता है, तो वहाँ पे ओवर पॉपुलेशन भी होती है। ये जनरल स्टेटमेंट है जो कि सही है, आपको पता है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं। एंजल इन्वेस्टर्स आर कंसिडर्ड टू बी अपोजिट ऑफ। एंजल इन्वेस्टर्स क्या होता है, मैंने आपको बताया था। एंजल इन्वेस्टर्स यानी कि जो कि अगर आप सीड कैपिटल लेने के बाद, यानी कि अपनी पर्सनल सेविंग खर्च करने के बाद जब आप सेकंड स्टेज पे जाते हैं, सेकंड फंडिंग पे जाते हैं, तब आपको एंजल इन्वेस्टर्स मिलते हैं। ये इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स है जो आपको फंड प्रोवाइड करते हैं आपकी इनिशियल स्टेज पे, जब आप प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले होते हैं या प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया उसको ग्रोथ करने वाले होते हैं, उस टाइम पे जो आपको फंड प्रोवाइड करता है वो एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है। अब इसके ऑपोजिट क्या होता है? इसके ऑपोजिट होता है वेंचर कैपिटलिस्ट। वेंचर कैपिटलिस्ट क्या होता है? जो फॉर्मल फर्म्स होते हैं, मैंने आपको बताया, जो फॉर्मल फर्म्स होते हैं गवर्नमेंट अप्रूव्ड, जो कि आपको आपके स्केल अप, मार्केट में आपने ग्रोथ कर ली, उसके बाद आपको स्केल अप और करना है, उसके लिए आपको वेंचर कैपिटलिस्ट के पास जाना पड़ेगा, जो कि आपको फंड देगी। तो ये एक फॉर्मल सेक्टर है। और एंजल इन्वेस्टर जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर है, क्योंकि आप ये कोई गवर्नमेंट अप्रूव्ड इन्वेस्टर्स नहीं है। आप अगर मान लो आप अपने किसी प्रोफेसर, आप जैसे कॉलेज में पढ़ रहे हो, तो आप किसी प्रोफेसर से फंड उठा रहे हो, तो वो कोई एक फॉर्मल फॉर्म नहीं है गवर्नमेंट अप्रूव्ड जहाँ से आप पैसे उठा रहे हो। तो ये आपका एक पर्सनल इन्वेस्टर, आप अपने पर्सनली आप जो है वो फंड उठा रहे हो, तो उसको एंजल इन्वेस्टर्स कहेंगे। उसका ऑपोजिट क्या होगा? वेंचर कैपिटलिस्ट, जो कि फॉर्मल है। तो इसका उल्टा क्या होगा? वेंचर कैपिटलिस्ट। समझे आप? आई होप समझ गए होंगे। ट्राई इट। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक बिलोंग टू द लो एंड डिसरप्टिव इनोवेशन? डिसरप्टिव इनोवेशन क्या होता है, आप बिल्कुल ये समझना है आपको। डिसरप्टिव इनोवेशन यानी कि कोई भी एंटरप्रेन्योर जब अपना प्रोडक्ट लॉन्च करता है मार्केट में, और एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च कर देता है जिससे कि वो एग्जिस्टिंग मार्केट को डिसरप्ट कर देता है, एकदम से उसी को हटा ही देता है। फॉर द एग्जांपल जियो सिम आप यूज़ करते होंगे। जब जियो ने अपनी जियो सिम लॉन्च की, जियो जैसे ही मार्केट में आया, उसने 30 से 40% मार्केट जो एग्जिस्टिंग था, एयरटेल, वोडाफोन, BSNL, तो बेचारे को हटा ही दिया बिल्कुल ही।
तो उसने क्या किया, मार्केट को डिसरप्ट कर दिया, पूरे मार्केट को हटा दिया और अपना पूरा मार्केट सेटअप कर दिया। उसी को हम डिसरप्टिव इनोवेशन कहते हैं। और लो एंड डिसरप्टिव इनोवेशन, जब जियो आया था तो उसने क्या किया था, फ्री में नेट देना स्टार्ट कर दिया था। आप अनलिमिटेड चलाओ, बिल्कुल फ्री, 6 महीने तक आपने फ्री यूज़ किया था ना 2016 में। तो उसी को कहते हैं लो एंड डिसरप्टिव इनोवेशन। इट डिलीवर्स प्रोडक्ट एट लोअर कॉस्ट, यानी कि अगर आप ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं, सेम प्रोडक्ट विथ सेम क्वालिटी इन द लोअर प्राइस, वही प्रोडक्ट लोगे ना जो कि लो कॉस्ट में है, क्योंकि वही क्वालिटी का प्रोडक्ट लो कॉस्ट में मिल रहा है, तो हम हाई कॉस्ट दे के वो प्रोडक्ट क्यों लेंगे। उसी को लो एंड डिसरप्टिव इनोवेशन कहते हैं। जैसे वॉलमार्ट है, वॉलमार्ट जब आया था तो उसने क्या किया, जो ग्रॉसरीज है वो उसने क्या कर दिया, डिस्काउंट भी देना स्टार्ट कर दिया, और 10%, 5%, 20% तक उसने डिस्काउंट दिया। और बट आप एक नॉर्मल ग्रॉसरी की दुकान पे जाओगे तो आपको इतना क्या नहीं, डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो आप कहाँ पे, वॉलमार्ट पे जाना पसंद करोगे। तो उसने क्या किया, मार्केट को डिसरप्ट कर दिया। तो ये एक डिसरप्टिव इनोवेशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इसी के साथ हमने 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए। ये हमारा फर्स्ट सेशन था। इसके बाद हम 2, 3, 4, 5 जितने हो सके उतने करेंगे, जहाँ तक टॉपिक है, जितना तक जो सिलेबस है उस पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करना कि कहाँ कमी है, क्योंकि हॉनेस्टली ये फर्स्ट टाइम मैं जो है क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, सेशन ले रहा हूँ यूट्यूब पे। तो आप बताना कि कहाँ पे कमी है, कहाँ पे अच्छा है। अगर कोई कमी है तो बिल्कुल कमेंट करके बताना, उसको मैं इम्प्रूव करने का आई विल ट्राई माई बेस्ट। आई विल इम्प्रूव द गैप, तो मैं वहाँ पे वर्क करूँगा। आई विल वर्क ऑन इट। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द चैनल, ठीक है। ऑल द बेस्ट।